क्लास 12 का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं। इससे पहले 7 नंबर पार्ट हमने कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संगत सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत, या फिर इसको बोला जाता है कोलेजन थ्योरी। क्या बोला जाता है? कोलेजन थ्योरी। इसके अंदर क्या होंगे, कोई भी अभिकारक जो अणु होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। यानी कि जो अभिकारक अणु हम काम में लेते हैं रिएक्शन करवाने के दौरान, अभिकारक अणु उनको क्या माना जाता है, एक ठोस गोले के समान माना जाता है। मान लो ये एक अभिकारक अणु है और ये दूसरा अभिकारक अणु है, ये आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। और टक्कर करने के दौरान क्या होगी, रिएक्शन संभव होगी या रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम टक्कर सिद्धांत या कोलेजन थ्योरी भी बोल सकते हैं। और टक्कर का मतलब क्या होता है, संगत, संगत का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मैक्स ट्राउटज व विलियम लुईस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और इस सिद्धांत को एक जो टक्कर आवर्ती बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक संगत आवर्ती। टक्कर या संगत का मतलब एक ही होता है, टक्कर आवर्ती या संगत आवर्ती कह सकते हैं, जिसको Z से शो किया जाता है। ये क्या होती है, क्योंकि कोई भी अभिकारक अणु है वो क्या करेगा, टक्कर करेगा और उत्पाद में बदलेगा। वो रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है, उस रिएक्शन के होने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो किस पर डिपेंड करेगा, संगत आवर्ती या टक्कर आवर्ती बोल सकते हैं अपने। हमारे पास कोई भी मिश्रण है और उस मिश्रण का इकाई आयतन हम ले लें, उस मिश्रण के इकाई आयतन को लेकर के उसमें देखें कि उस इकाई आयतन में प्रति सेकंड, उस इकाई आयतन के मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्कर किसको शो करेगी, संगत आवर्ती को शो करेगी। किसको शो करेगी, संगत आवर्ती को। तो संगत आवर्ती जितनी ज़्यादा होगी, अभिकारक उतने ही ज़्यादा उत्पाद में बदलेंगे, अभिक्रिया की दर उतनी ही ज़्यादा होगी और अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो, अभिकारक अणु जो होते हैं वो टक्कर करते हैं, बार बार टक्कर करते हैं वो, यानी कि उनकी टक्कर करने की दर जो होती है वो बहुत बार होती है, या बहुत तेज़ी से भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है। तो जो अणु होते हैं वो टक्कर करते हैं, तो जितने भी अभिकारक अणु टक्कर करेंगे वो सारे तो उत्पाद में नहीं बदलते। जो सक्रिय होता है, एक्टिव होगा, और जो टक्कर करने के दौरान अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन करने में क्या होगा, सक्षम होगा, रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम होगा, उस टक्कर को बोला जाएगा प्रभावी टक्कर या प्रभावी संगत। और जो अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता वो क्या होती है, प्रभावी टक्कर होती है। जब प्रभावी टक्कर होगी या प्रभावी संगत होगी तब भी अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। अगर उनके अंदर अप्रभावी टक्कर होती है तो वो अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते। तो इसीलिए जब प्रभावी टक्कर होगी तो अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे। इसके लिए मैक्स ट्राउटज और विलियम लुईस नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि कोई भी अभिकारक अणु है वो टक्कर करके या संगत करके या कोलेजन करके उत्पाद में बदलता है। तो उस दौरान उसके अंदर 2 अवरोध काम करते हैं। कितने अवरोध? 2 अवरोध काम करते हैं। एक तो क्या होता है, ऊर्जा अवरोधक होता है। क्या होता है? ऊर्जा अवरोधक। और दूसरा होता है दिशा अवरोधक।
क्या होता है? दिशा अवरोधक। क्या होता है? दिशा अवरोधक। अब देखिए, ऊर्जा अवरोधक का मतलब ये हो गया कि जो अभिकारक अणु हैं वो क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे बार बार, और टक्कर करने के बाद में वो क्या करेंगे? कुछ ऊर्जा को धारण करेंगे, और वो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? दहलीज ऊर्जा के समान हो, या फिर इससे क्या हो? अधिक हो। क्या हो? इससे अधिक हो। तब तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, और अभिकारक रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, और अभिकारक किस में बदल जाएंगे? अभिकारक किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। अभिकारक उत्पाद में बदल जाएंगे। अगर दहलीज ऊर्जा से इनकी ऊर्जा जो होती है वह कम है, तो अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेंगे। अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते हैं। इसीलिए अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक ऊर्जा अवरोध काम में करता है, और वो ऊर्जा होती है दहलीज ऊर्जा। अभिकारक अणु आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन के दौरान वो क्या करते हैं? कुछ ऊर्जा को धारण करते हैं। वो ऊर्जा या तो दहलीज ऊर्जा के समान होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी रिएक्शन संपन्न हो सकती है और अभिकारक उत्पाद में बदल सकते हैं। अगर वो ऊर्जा कम है तो वो उत्पाद अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेंगे। तो ये एक थ्योरी का टॉपिक है जिसको बहुत ध्यान से करना है। और दूसरा हमारा अवरोधक है वो क्या है? दिशा अवरोधक। दूसरा हमारा अवरोधक है वो क्या है? दिशा अवरोधक है। जैसे मान लो हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिकारक अणु ले रहे हैं, दो अभिकारक अणुओं के मध्य कोलिजन करवा रहे हैं, तो उन दोनों अभिकारक अणु की जो दिशा है वो भी क्या होनी चाहिए? सही अभिविन्यास में होनी चाहिए। सही अभिविन्यास में होनी चाहिए। अगर सही अभिविन्यास में होगी तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, NO2 को NO2 के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो ये N2O4 में चेंज हो जाते हैं। इसके लिए सही अभिविन्यास जरूरी है। अगर ये रिएक्शन सही अभिविन्यास में हो तो कैसे होगी? जैसे देखिए, हमारे पास ये N है और ये इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, प्लस ये N है और इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हैं। इसका मतलब N के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसका जो अभिविन्यास है वो कैसा है? सही अभिविन्यास है। कैसा है? सही अभिविन्यास है। इसीलिए ये N इस तरीके से यहाँ पास में आ गए और ये N भी थोड़ा इस साइड में से घूमेंगे और बंध का बनना और बंध बन जाएगा, और ये N दोनों ऐसे पास पास आ जाएंगे और ये जुड़ करके अभिक्रिया को क्या कर देंगे? संपन्न कर देंगे। क्या बना देंगे? उत्पाद बन जाएगा। तो ये अभिविन्यास क्या होता है? सही अभिविन्यास होता है। इसीलिए सही दिशा में जो अभिविन्यास होता है और इसीलिए दिशा अवरोधक काम करता है। यही रिएक्शन मान लो हम ऐसे करवाएं, हमारे पास में ये NO2 है, ये तो ऐसे है, और ये NO2 है, इसके साथ ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सही अभिविन्यास नहीं है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? सही अभिविन्यास नहीं है। क्या लिखेंगे? सही अभिविन्यास नहीं है। तो ये N जैसे है वैसे रहेगा, और ये जो N है ये थोड़ा सा घूम जाएगा और ऐसे बन जाएगा ये, और बंध का नहीं बनना, ठीक है। तो बंध नहीं बनेगा तो ये विकारक अणु जैसे है वैसे रहेगा, और ये जो N है वो ऐसे के ऐसे रह जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर हमने क्या की? NO2 की विक्रिया NO2 के साथ में करवाई तो रिएक्शन संपन्न नहीं हुई, NO2 ही रह गया। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार दिशा अवरोधक भी काम करते हैं। एक बार वापस देखिए, संघट्ट सिद्धांत
टक्कर सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, अभिकारक अणु जो होता है उनको ठोस गोले के समान माना जाता है और वो ठोस गोले आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, जिससे अभिकारक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, जिससे अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। इस सिद्धांत को मैक्स ट्राउटस विलियम लुइस नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसके अंदर एक टर्म का उपयोग किया गया जिसको बोला जाता है संघट्ट आवर्ती, जिसको क्या बोला जाता है, संघट्ट आवर्ती। मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड जो टक्करें होती है उनको संघट्ट आवर्ती कहा जाता है। टक्कर होने के दौरान रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसको बोला जाता है प्रभावी टक्कर। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तो उसको बोला जाता है अप्रभावी टक्कर। इसके अंदर दो अवरोधक काम करते हैं। एक ऊर्जा अवरोधक, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं या कोलिजन करते हैं या टक्कर करते हैं तो वो ऊर्जा को धारण करते हैं और वो ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के समान होनी चाहिए या उससे अधिक हो तो रिएक्शन संपन्न हो जाती है और अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। अगर वो ऊर्जा कम होती है तो अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते, अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते। इसीलिए एक दूसरा अभिकारक जो होता है वो दिशा अवरोधक होता है। सही अभिविन्यास होता है तो रिएक्शन संपन्न हो जाती है। जैसे NO2 की रिएक्शन करवाई N2O4 बन गया। ये सही अभिविन्यास को शो कर रहा है तो बंध बन गया और उत्पाद का निर्माण हो गया। ये सही अभिविन्यास को शो नहीं कर रहा तो जैसे रिएक्टेंट थे वैसे ही है, इसलिए यहाँ उत्पाद में नहीं बदला। इसीलिए संघट्ट आवर्ती जो होती है, इसके अलावा एक जो होता है अभिकारकों का अंश भी बोल सकते हैं। अभिकारकों के अंश पर भी डिपेंड करती है जो अभिक्रिया वेग है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जिसको F से नोट कर सकते हैं। अभिकारकों का अंश का मतलब जितने ज़्यादा अभिकारक होंगे हमारे पास में उनके बीच में उतनी ज़्यादा टक्कर होगी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया वेग है उसको हम dx/dt से भी लिख सकते हैं। ये F × Z के समानुपाती होता है। F जो होता है वो क्या होता है, अभिकारकों का अंश होता है, अभिकारकों का अंश होता है और Z जो है वो क्या होती है, संघट्ट आवर्ती होती है। क्या होती है, संघट्ट आवर्ती होती है। यानी कि अभिकारकों का अंश और संघट्ट आवर्ती पर डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग। अब देखिए ये था हमारा संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है उसको भी करेंगे और इस सिद्धांत पर लागू करके भी देखेंगे अपने। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ताप गुणांक। क्या है, ताप गुणांक। जैसे अपने कह सकते हैं अभिक्रिया वेग पर, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता। यानी कि अभिक्रिया वेग जो है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करेगा, या पेपर में सीधा ये पूछा जा सकता है कि ताप गुणांक क्या होता है। अभिक्रिया वेग पर ताप की जो निर्भरता होती है उसको ताप गुणांक से भी प्रदर्शित किया जाता है, या अभिक्रिया वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसे ताप गुणांक कहा जा सकता है। जैसे हमारे पास में कोई भी वेग नियतांक लेंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर लेंगे और ताप गुणांक का एक सूत्र विस्थापित करेंगे। जैसे हमारे पास T0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेग नियतांक जो होता है वो क्या होता है, वेग नियतांक को K से शो करते हैं और ये क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। अब मान लो T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेग नियतांक हमने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले भी मैंने आपको जब अभिकारक
या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक करवाए थे। तो उसमें मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था कि अभिक्रिया वेग को टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, या फिर अपने कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो प्रभाव है अभिक्रिया वेग पर या अभिकारकों की सांद्रता पर या अभिकारक का उत्पाद में बदलने पर कैसे निर्भर करता है। तब मैंने वहाँ बताया था कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अभिकारक उत्पाद में जल्दी बदलते हैं, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ताप गुणांक जो होता है उसका जो सूत्र हो जाएगा वो KT+10/KT हो जाएगा, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के वेग नियतांकों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ताप गुणांक होता है। अगर ताप गुणांक का मान 1 से अधिक आता है, अगर ताप गुणांक का मान 1 से अधिक आता है तो इसका मतलब अभिक्रिया वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ताप गुणांक का मान 1 से कम आता है तो आप ये समझो कि अभिक्रिया वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लगभग ताप गुणांक का मान 2 से 3 के बीच में आता है, 2 से 3 के बीच में आता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना हो जाएगी, 2 से 3 गुना हो जाएगी। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब है कि पहले जो अभिक्रिया हो रही थी उससे 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी। तो अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता को ताप गुणांक से प्रदर्शित कर सकते हैं। ताप गुणांक का सूत्र हो जाएगा KT+10/KT हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक ताप गुणांक को शो करेगा। अगर 1 से अधिक आता है ताप गुणांक का मान तो अभिक्रिया वेग बढ़ रहा है, 1 से कम आ रहा है तो अभिक्रिया वेग कम हो रहा है, और 2 और 3 के बीच में आता है ताप गुणांक का मान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर जो होती है वो 2 से 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए, जो अपने संगत सिद्धांत अभी किया था, उस संगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर वो 2 चीज़ों पर निर्भर करेगी। एक तो क्या हो जाएगी, संगत आवृत्ति। क्या हो जाएगी, संगत आवृत्ति। अब देखिए, संगत आवृत्ति अभी जो संगत सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग किया था, उसके अंदर ये था कि मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करें होती है वो संगत आवृत्ति होती है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो संगत आवृत्ति बढ़ने लग जाती है। अपने ये कह दें कि संगत आवृत्ति बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभिकारक जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टक्कर करते हैं, और उनकी जो टक्कर होती है वो प्रभावी हो जाती है, और उसके बाद में ज़्यादातर जो अभिकारक होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पाद में बदलना शुरू हो जाते हैं, या अभिकारक अणु जल्दी जल्दी गति करते हैं। और जब जल्दी जल्दी गति करते हैं तो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको किस नाम से शो किया जाता है, गतिज ऊर्जा से। किससे, गतिज ऊर्जा से। और गतिज ऊर्जा जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समानुपाती होती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो संगत आवृत्ति भी बढ़ती जाएगी, और संगत आवृत्ति जब बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ये था जो अपने संगत आवृत्ति के बढ़ना किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि ताप गुणांक या टेम्परेचर के बढ़ाने से संगत आवृत्ति बढ़ सकती है। फिर उसके बाद में दूसरा
जो कारक है जिस पर निर्भर करता है प्रभावी संगठ में वृद्धि, प्रभावी संगठ में वृद्धि। अब प्रभावी संगठ क्या होता है? अभी हमने किया था, हमने ये कहा था कि जब अभिकारक अणु आपस में टक्कर करते और अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, वो क्या होती है? प्रभावी संगठ होती है। और जो अभिकारक अणु टक्कर करने के दौरान अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होते, वो क्या होती है? अप्रभावी संगठ होती है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रभावी संगठ में वृद्धि होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अणु जल्दी जल्दी गति करेंगे और आपस में टकराएंगे और अपने अंदर जल्दी जल्दी रासायनिक परिवर्तन करेंगे। तो जो टक्कर होगी या जो संगठ होगी उसको प्रभावी संगठ कहा जा सकता है। यानी कि प्रभावी संगठ में वृद्धि होने से जो अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ सकता है। यानी कि अपने जो ये अपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो आरेख है उसके द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। प्रभावी संगठ आवृत्ति के अंदर अणुओं के अंश के अंदर और ऊर्जा के मध्य एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को बोला जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो अणुओं के प्रभावी संगठ करने की दर होती है उसको देखा जाता है। ये तो क्या होती है? ऊर्जा को शो करते हैं और ये क्या करते हैं? अणुओं के अंश को शो किया जाता है, अणुओं का अंश। ये जो ग्राफ होता है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। ये जो चीज़ है वो किसको शो करती है? अणुओं के वितरण आरेख को। यानी कि प्रभावी संगठ वाले अणु, प्रभावी संगठ करने वाले अणु यहाँ पर होते हैं। ये होती है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अब देखिए इस आरेख को हमने क्या किया? ऊर्जा और अणुओं के अंश पर डिपेंड करके बनाया। और ये जो आरेख होता है इसको बोला जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण आरेख। मैक्सवेल बोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था और अणुओं के जो टक्कर करने वाले हैं उनके वितरण स्थान को बताया था। इस आरेख से ये स्पष्ट होता है कि कम ऊर्जा वाले और अधिक ऊर्जा वाले अणु क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर अणु मध्यवर्ती स्थिति में होते हैं जहाँ पर गतिज ऊर्जा जो होती है वो उच्चतम बिंदु पर होती है। इसलिए इसको अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया। अब देखिए हम इसी आरेख के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और उसके बाद में इसी आरेख में जो चेंज होगा वो देखेंगे। जो आरेख मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण आरेख जो होता है उसमें चेंज करेंगे। ये तो था T टेम्परेचर पर जो हमने पहले बनाया था, इसको T1 मान लिया जाए। और उसके पश्चात हम क्या करेंगे? इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को बढ़ाने के पश्चात अपने इस आरेख को देखेंगे। इस आरेख को देखने पर हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को बढ़ाने के दौरान अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अभिक्रिया जल्दी होगी। तो यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती स्थिति कहाँ गई? नीचे आ गई। ठीक है, तो ये किसको शो करेगा? T1 और ये T2 को। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो वितरण है, प्रभावी अणु का जो वितरण स्थान है वो क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी संघट में वृद्धि होने से जो अणु जो होते हैं वो आसानी से आपस में संघट कर सकते हैं और उत्पाद बना सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा का मान कम हो गया और उच्चतम स्थिति पर जो ऊर्जा होती है उसको अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया अति संभाव्य गतिज ऊर्जा जो होती है वो कम हो गई। मान लो इसको T1 टेम्परेचर ही मान लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर था, स्थिर टेम्परेचर था, उसकी बात की, फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो अति संभाव्य का जो ग्राफ है वो नीचे आ गया, लेकिन जो वितरण जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रभावी संघट करने वाले अणुओं का वितरण क्षेत्र बढ़ जाता है और वितरण क्षेत्र बढ़ जाता है। इसीलिए इस आरेख को बोला जाता है मैक्सवेल वितरण आरेख या मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण आरेख कह सकते हैं। तो ये थी हमारी जो ताप गुणांक या अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, जिसको हमने ताप गुणांक से शो किया था। इसके अलावा हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाकर संघट आवृत्ति बढ़ा दी। फिर उसके बाद में हमने प्रभावी संघट में भी वृद्धि की। एक आरेख जिसे बोला जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण आरेख, मैक्सवेल बोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने बताया, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं प्रभावी जो अणु होते हैं उनके जो टक्कर करने की दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ T टेम्परेचर जितना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था वो लिया था, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया तो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है और जो वितरण क्षेत्र है अणुओं का वो बढ़ जाता है। पहले क्या होता है, ज़्यादातर अणु मध्यवर्ती स्थिति में होते हैं, लेकिन बाद में जो वितरण क्षेत्र है उसके अंदर आ जाते हैं, वो आपस में प्रभावी संघट करते हैं और उत्पाद को, अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं। तो ये था हमारा संघट सिद्धांत और अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता या ताप गुणांक। तो ताप गुणांक टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से करना है। और आज का हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।